गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे राघव की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। राघव अपनी शुद्धता के लिए मशहूर था। वह सुबह के 4 बजे उठता, दूध छानता और खुद अपने हाथों से मावा तैयार करता। बंसी, ओ बंसी, जरा देख तो, दूध में उबाल आ गया है। केसर वाली डिब्बी लाना, आज चौधरी साहब के पोते का जन्मदिन है। उनके लिए खास केसरिया पेड़े बनाने हैं। आया मालिक। वैसे मालिक, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आजकल तो शहर में लोग पाउडर का दूध और मिलावटी खोया इस्तेमाल करते हैं। काम भी जल्दी होता है और मुनाफा भी 2 गुना। बंसी भाई, पेट तो रोटी से भरता है, पर आत्मा ईमानदारी से। ये लोग जो मेरी दुकान पर आते हैं, वो मिठाई नहीं, मेरा भरोसा खरीदने आते हैं। अगर मैंने उस भरोसे में मिलावट कर दी तो खुदा को क्या जवाब दूंगा? आपकी यही बातें तो आपको इस पूरे जिले में मशहूर बनाती हैं। देखिए, अभी दुकान खुली भी नहीं और ग्राहकों की भीड़ लगने लगी है। तभी दुकान पर चौधरी साहब आते। राम राम राघव बेटा, महक तो तुम्हारी दुकान की दूर चौराहे तक आ रही है। क्या बात है, आज कुछ खास बन रहा है क्या? राम राम चौधरी साहब, आइए आइए, आपके पोते के लिए पेड़े तैयार कर रहा हूं। बस 5 मिनट रुकिए, ताजे ताजे डिब्बे में पैक करता हूं। राघव, इस पूरे इलाके में लोग कहते हैं कि अगर शुद्ध मिठाई खानी हो तो सिर्फ राघव की दुकान पर जाओ। भगवान तुम्हारी बरकत बनाए रखे। सब आपका आशीर्वाद है साहब। बस कोशिश यही रहती है कि किसी के घर में मेरी वजह से कोई बीमार न पड़े। राघव का जीवन शांति से बीत रहा था। उसकी पत्नी सुमित्रा घर संभालती थी और बेटा चिंटू स्कूल जाता था। लेकिन एक दिन शहर से उसका एक पुराना दोस्त मदन गांव आया। मदन शहर में बड़ी मिठाई की दुकान चलाता था। अरे राघव, तू अभी भी इसी छोटी सी दुकान में सड़ रहा है। देख, मुझे 3 साल में मैंने 3 मंजिला मकान बना लिया और गाड़ी भी ले ली। पर मदन, तू तो जानता है मैं शुद्धता से समझौता नहीं करता। मेरी कमाई सीमित है, पर नींद सुकून की आती है। अरे भाई, ये शुद्धता वद्धता किताबी बातें हैं। दुनिया बदल गई है। लोग स्वाद देखते हैं, सेहत नहीं। तू बस थोड़ा सा सिंथेटिक दूध और रंग मिलाना शुरू कर, फिर देख तेरी तिजोरी कैसे भरती है। ये गांव वाले क्या पहचानेंगे? इन्हें बस मीठा चाहिए। नहीं मदन, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। पाप? अरे इसे बिजनेस कहते हैं। सोच, चिंटू को शहर के बड़े स्कूल में भेजना है या नहीं? सुमित्रा को गहने दिलाने हैं या नहीं? कब तक इस कढ़ाई के सामने पसीना बहाता रहेगा? मदन की बातें राघव के कान में जहर की तरह घुल गईं। उस रात राघव सो नहीं पाया। उसके दिमाग में मदन की बड़ी गाड़ी और आलीशान घर घूमने लगा। अजी, सुनते हो? क्या बात है, आज आप करवटें बदल रहे हैं? तबीयत तो ठीक है? सुमित्रा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब कुछ बड़ा करना चाहिए? चिंटू बड़ा हो रहा है, उसे शहर भेजना होगा। इस छोटी दुकान से कितना ही कमा लेंगे हम। पर हम खुश तो है ना? आपके हाथ की मिठाई खाकर लोग दुआएं देते हैं। हमें और क्या चाहिए? दुआओं से पेट नहीं भरता सुमित्रा। कल से मैं काम करने का तरीका थोड़ा बदलूंगा। मुनाफा बढ़ाना जरूरी है। तरीका बदलने से आपका क्या मतलब है? कहीं आप कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे? तुम औरतें बस डरना जानती हो। सो जाओ अब, मुझे अपना काम पता है। अगले दिन से राघव का व्यवहार बदल गया। चाशनी में डुबोकर ताजा दिखाना शुरू कर दिया। मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? दूध में ये सब मत मिलाइए मालिक। चुप कर बंसी, तू काम पर ध्यान दे। थोड़ा और इलायची पाउडर डाल दे, महक दब जाएगी। और हाँ, आज से पेड़े का दाम 300 नहीं 500 रुपए किलो होगा। पर मालिक, ये तो सरासर धोखा है। ज्यादा जुबान मत चला। अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। अब मैं यहाँ का मुखिया बनने का सपना देख रहा हूँ और उसके लिए पैसा चाहिए। राघव ने धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन लोग अभी भी पुराने नाम के कारण आ रहे थे। उसे लगा कि वह सबको बेवकूफ बना रहा है, पर उसे नहीं पता था कि पाप का घड़ा भरने लगा है। सुबह का समय था। राघव बंसी की जगह एक दूसरे लड़के को काम पर रखा। राघव टेबल पर बैठा नोटों की गड्डी गिन रहा था। तभी छोटू अंदर से एक बड़ी परात लेकर आया, जिसमें कल की बची हुई रसभरी रखी थी। मालिक, ये रसभरी तो बिल्कुल चिपक गई है। इसमें से खट्टी महक भी आने लगी है। क्या इसे नाले में फेंक दूं? अरे बेवकूफ, पैसे क्या नाले में बहते हैं? इधर ला इसे।
चाशनी गरम कर और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और ज्यादा मात्रा में केसरिया रंग डाल दे। फिर इन सबको उसमें डुबो दे। आधे घंटे बाद ये ऐसी चमकेंगी कि लोग देखते ही कहेंगे, वाह, अभी अभी कड़ाही से उतरी है। पर मालिक, अगर किसी ने खाया और पेट खराब हो गया तो? कल भी वो बिरजू काका कह रहे थे कि मिठाई खाकर उनके पोते को उल्टियां हुई थी। बिरजू काका की उम्र हो गई है, उन्हें कुछ भी खाने से बदहजमी हो जाती है। तू अपना ज्ञान अपने पास रख और जो कहा है वो कर। और सुन, आज पेड़े में थोड़ा सा सिंथेटिक पाउडर ज्यादा मिलाना, दूध कम पड़ रहा है। तभी दुकान पर पंडित जी आए। पंडित जी गांव के सबसे पुराने और सम्मानित व्यक्ति थे। राम राम राघव बेटा, आज मंदिर में बड़ा भोग लगाना है। जरा 2 किलो बेसन के लड्डू तो बांध देना। शुद्ध घी के ही बनाना, भगवान को अर्पण करना है। अरे पंडित जी, आपके लिए तो मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। छोटू, जा अंदर से वो खास डिब्बा लेकर आ जो हमने शुद्ध माल के लिए रखा है। राघव ने पंडित जी को वही लड्डू दिए जिनमें उसने घटिया तेल और पुराने बेसन का इस्तेमाल किया था। उसे लगा कि पंडित जी को क्या ही पता चलेगा। बेटा, दाम क्या हुए? पंडित जी, महंगाई बढ़ गई है। घी के दाम आसमान छू रहे हैं। अब लड्डू 600 रुपये किलो हैं। 600 रुपए? बेटा, पिछले महीने तो 350 थे। इतनी महंगाई? क्या करें महाराज, शुद्धता के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है। मैं दूसरों की तरह मिलावट तो नहीं करता ना। पंडित जी ने भारी मन से पैसे दिए और चले गए। राघव मन ही मन हंसा। पंडित जी को धर्म की पड़ी है और मुझे अपनी तिजोरी की। शाम को राघव ढेर सारा पैसा लेकर घर पहुंचा। उसने सुमित्रा के लिए एक महंगी रेशमी साड़ी और चिंटू के लिए एक महंगा खिलौना खरीदा था। सुमित्रा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। शहर की सबसे महंगी दुकान की साड़ी है। साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर इतने पैसे कहाँ से आए? आप तो कह रहे थे कि काम मंदा चल रहा है। मंदा नहीं, अब मुनाफा बढ़ गया है। बस तुम चुपचाप इसे पहनो और खुश रहो। आज दोपहर को जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तो गांव की औरतों ने मुझसे अजीब बातें की। कह रही थीं कि राघव की दुकान की मिठाई खाकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। सुच्चा सिंह का बेटा तो 2 दिन से बिस्तर पर है। ये गांव की औरतें सिर्फ जलती हैं हमसे। हमारी तरक्की उनसे देखी नहीं जा रही। सुमित्रा, तुम उन गंवारों की बातों में मत आया करो। पिताजी, मुझे भी वो वाली रसभरी खानी है जो आज दुकान पर छोटू भैया सजा रहे थे। नहीं चिंटू, वो मिठाई बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। मैं तेरे लिए शहर से चॉकलेट लाऊंगा, पर दुकान की मिठाई मत मांगना। क्यों? आप तो कहते थे कि आपकी मिठाई अमृत जैसी है। फिर चिंटू को क्यों मना कर रहे हैं? अरे बस मेरा मन। दुकान की चीजें रोज रोज खाना अच्छा नहीं होता। चलो अब खाना लगाओ। सुमित्रा का शक अब यकीन में बदलने लगा था। उसे समझ आ गया था कि उसका पति लालच के दलदल में धंस चुका है। अगले कुछ दिनों में गांव का माहौल बदलने लगा। 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों लोग बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर के क्लिनिक पर भीड़ लग गई। सबका एक ही लक्षण था, पेट में तेज दर्द और उल्टियां। चौधरी साहब सरपंच के पास शिकायतों का अंबार लग गया। एक किसान रोता हुआ आया। मुखिया जी, न्याय कीजिए। मेरा इकलौता बेटा तड़प रहा है। राघव की दुकान से बर्फी लेकर गया था, उसे खाते ही उसकी हालत बिगड़ गई। देखो भाई, राघव इस गांव का पुराना लड़का है। मैंने खुद उसकी दुकान की मिठाई खाई है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। साहब, वो आपको ताजा माल देता होगा, पर हमें तो कचरा बेच रहा है और दाम भी 2 गुने वसूलता है। ठीक है, मैं खुद इसकी जांच करूंगा। अगर राघव दोषी पाया गया तो उसे दंड जरूर मिलेगा। चौधरी साहब राघव की दुकान पर पहुंचे। राघव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी मिठाई जहरीली हो गई है। मुखिया जी, आप तो जानते हैं मैं आपको हर हफ्ते मिठाई भेजता हूँ। क्या आपको कभी कोई शिकायत हुई? नहीं, मुझे तो नहीं हुई। तो बस ये गांव के कुछ लोग मुझसे चिढ़ते हैं क्योंकि मेरी दुकान अब बड़ी हो गई है। वो चाहते हैं कि मैं दुकान बंद कर दूं। हुजूर, आप ही मेरा सहारा हैं। ये लीजिए, आज की ताजा रसमलाई आपके लिए खास तौर पर बनाई है। राघव ने मुखिया को ताजा और शुद्ध मिठाई का डिब्बा थमा दिया। मुखिया उसकी मीठी बातों में आ गए और जांच की बात टाल दी। दिवाली का त्योहार करीब था। राघव ने सोचा कि यही मौका है सबसे ज्यादा पैसा कमाने का।
उसने शहर के एक गोदाम से 3 महीने पुराना खोया सस्ते दाम पर मंगवाया, जिसमें फफूंद लगी हुई थी। मालिक, ये खोया तो काला पड़ गया है। इसमें से सड़ांत आ रही है। इसे इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। अरे पागल, जब इसे चीनी के साथ भूनेंगे और इसमें इलायची और चांदी का वर्क लगाएंगे तो किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। इस दिवाली हमें कम से कम 2 लाख का मुनाफा करना है। राघव ने भारी मात्रा में जहरीली मिठाइयां तैयार की। पूरा गांव खुशी खुशी राघव की दुकान से मिठाइयां ले जा रहा था, अनजान कि वे मौत का सामान घर ले जा रहे हैं। उसी शाम सुमित्रा मंदिर गई थी। चिंटू घर पर अकेला था। उसे भूख लगी तो उसने देखा कि मेज पर राघव का लाया हुआ एक डिब्बा रखा था, जो उसने किसी बड़े ग्राहक के लिए तैयार किया था। चिंटू ने बिना सोचे समझे उसमें से 4-5 बड़े टुकड़े खा लिए। अचानक अंदर के कमरे से चिंटू के चीखने की आवाज आई। आह माँ, पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। राघव दौड़कर कमरे में गया। उसने देखा कि चिंटू जमीन पर तड़प रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था और पास ही वही जहरीली मिठाई का डिब्बा खुला पड़ा था। चिंटू, ये तूने क्या किया? ये मिठाई तूने क्यों खाई? क्या हुआ चिंटू को? अरे ये मिठाई का डिब्बा। राघव, आपने ही तो कहा था कि दुकान की मिठाई मत खाना। क्या मिलाया था आपने इसमें? मैंने मुनाफा कमाने के चक्कर में, ओ भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? चिंटू की हालत बिगड़ती जा रही थी। राघव उसे गोद में उठाकर गांव के छोटे से अस्पताल की तरफ भागा। उसके पीछे सुमित्रा रोती बिलखती जा रही थी। राघव के मन में रह रहकर वही बात गूंज रही थी, पैसे क्या नाले में बहते हैं? आज उसे एहसास हो रहा था कि उन पैसों की कीमत उसके बेटे की जान से बढ़कर नहीं थी। अस्पताल पहुंचते ही राघव ने देखा कि वहां पहले से ही गांव के कई लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे। डॉक्टर परेशान थे क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टर साहब, देखिए, मेरे चिंटू को क्या हो गया है? ये अचानक नीला पड़ता जा रहा है। राघव, इसे भी वही फूड पॉइजनिंग हुई है जो बाकी बच्चों को है। तुमने इसे क्या खिलाया था? वो डॉक्टर साहब, इसने दुकान की मिठाई खा ली थी। तो इसका मतलब अफवाहें सच थीं। राघव, तुम्हारी दुकान की मिठाइयों ने आज आधे गांव को अस्पताल पहुंचा दिया है। अगर इसे अगले 2 घंटे में शहर के बड़े अस्पताल नहीं ले जाया गया तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। सुमित्रा यह सुनकर फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों में राघव के लिए घृणा और दुख का मिला जुला भाव था। देख लिया आपने, दूसरों के बच्चों को जहर खिलाते खिलाते आज आपने अपने ही बच्चे के मुंह में जहर डाल दिया। धिक्कार है ऐसे पैसों पर। उधर गांव में बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि राघव का अपना बेटा भी वही जहरीली मिठाई खाकर मरणासन्न है। गांव के लोग, जो अब तक डर या सम्मान की वजह से चुप थे, लाठी डंडे लेकर राघव की दुकान के बाहर जमा होने लगे। इस राघव ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे पोते की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। आज इसकी दुकान नहीं बचेगी। भाइयों, शांत हो जाइए। कानून को हाथ में मत लीजिए। हम मुखिया जी के पास चलते हैं। मुखिया जी भी तो उसी के मिले हुए हैं। हर बार राघव उन्हें मिठाई का डिब्बा थमा देता है और वो चुप हो जाते हैं। आज फैसला चौराहे पर होगा। भीड़ उग्र हो गई और राघव की दुकान के शीशे तोड़ दिए गए। दुकान में रखा मिलावटी सामान बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां चौधरी साहब, मुखिया, पहुंचे। रुक जाओ भाइयों, क्या कर रहे हो तुम लोग? मुखिया जी, अब आप बीच में मत आइए। आपके लाडले राघव ने गांव के बच्चों की जान जोखिम में डाल दी है। देखिए इस सड़े हुए खोए को, इसमें कीड़े रेंग रहे हैं। क्या यही खिलाता था वो हमें? चौधरी साहब ने जब जमीन पर पड़ा वो सामान देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने राघव पर आंख बंद करके भरोसा किया था। मुझे माफ कर दो भाइयों, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मुझे लगा कि राघव जैसा नेक लड़का ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अब और नहीं, राघव को इसकी सजा भुगतनी होगी। राघव किसी तरह शहर से चिंटू का इलाज करवाकर लौटा। चिंटू की जान तो बच गई थी, लेकिन वह बहुत कमजोर हो गया था। जैसे ही राघव गांव की सीमा में घुसा, उसे मुखिया जी के आदमियों ने पकड़ लिया और पंचायत में ले आए।
पंचायत में पूरा गांव मौजूद था। राघव सिर झुकाए खड़ा था। राघव, तुम पर इल्जाम है कि तुम जानबूझकर खराब माल बेच रहे थे। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हुजूर, वो माल गलती से खराब निकल गया होगा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो खुद पीड़ित हूँ। मेरा अपना बेटा अस्पताल में था। तभी भीड़ में से वही व्यक्ति सोहन आगे आया जिसने मुखिया को तरकीब सुझाई थी। मुखिया जी, यह ऐसे नहीं मानेगा। इसके पास अभी भी 2 तरह के डिब्बे होंगे। एक वो जो यह खास लोगों को देता है और दूसरा वो जो आम जनता के लिए है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक परीक्षा हो जाए। राघव, तुम्हारी दुकान की सबसे प्रसिद्ध रसमलाई यहां मंगवाई गई है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी हर मिठाई शुद्ध है, तो तुम और तुम्हारा नया नौकर छोटू इस पूरी परात को सबके सामने खाकर दिखाओ। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पता था कि उस परात में उसने भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव और घटिया रंग मिलाया है, जिसे ज्यादा खाने से कोई भी बीमार पड़ सकता है। हाँ राघव, सोहन ठीक कह रहा है। अगर तुम सच्चे हो तो इसे खाओ और साबित करो। मुखिया जी, वो मुझे अभी भूख नहीं है। नहीं साहब, मैं नहीं खाऊंगा। मालिक ने इसमें वो केमिकल मिलवाया था जिससे बासी मिठाई ताजा लगती है। मैं मरना नहीं चाहता। छोटू के कबूलनामे ने आग में घी का काम किया। राघव के पास अब छिपने की कोई जगह नहीं थी। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं लालची हो गया था। मदन की बातों में आकर मैंने अपनी ईमानदारी बेच दी। मैंने आप सबको धोखा दिया, यहां तक कि अपनी पत्नी और बच्चे से भी झूठ बोला। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, पर मुझे इस ग्लानि से बचाइए। सजा तो आपको मिल चुकी है राघव। जब आप अपने बेटे को तड़पते हुए देख रहे थे, वही आपकी सबसे बड़ी सजा थी। पर अब आपको गांव का कर्ज भी उतारना होगा। राघव, पंचायत का फैसला यह है कि 1. तुम्हारी दुकान अगले 6 महीने तक बंद रहेगी। 2. तुमने अब तक जितना भी काला मुनाफा कमाया है, वह सारा पैसा उन लोगों के इलाज में खर्च होगा जो तुम्हारी वजह से बीमार पड़े हैं। 3. तुम्हें अगले 1 साल तक मंदिर की सफाई और गौशाला की सेवा करनी होगी, ताकि तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सको। राघव ने सजा स्वीकार कर ली। उसका घमंड टूट चुका था। लेकिन क्या गांव वाले उसे फिर से अपना पाएंगे? क्या सुमित्रा उसे माफ कर पाएगी? शाम का समय था। राघव अपने घर के बरामदे में बैठा था। चिंटू सो रहा था। सुमित्रा पास आई और बोली, ईमानदारी का रास्ता कठिन है, पर अंत में सुकून वही मिलता है। क्या आप फिर से वही पुराने राघव बन पाएंगे? कोशिश करूंगा सुमित्रा। इस बार मुनाफा पैसों का नहीं, दुआओं का कमाना है। पंचायत के फैसले के बाद राघव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी वह आलीशान दुकान, जिस पर उसे कभी घमंड था, अब धूल फांक रही थी। राघव रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। वह चुपचाप मंदिर जाता और वहां की सीढ़ियों को अपने हाथों से साफ करता। उसके बाद वह गांव की गौशाला में जाता, जहां वह गायों का गोबर उठाता और उन्हें चारा खिलाता। मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? लाइए, ये काम मैं कर देता हूँ। आपको इस हाल में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं बंसी, यह मेरे हाथों की गंदगी नहीं, मेरे मन का मैल धो रहा हूं। मैंने लोगों को जहर खिलाया था, अब मुझे उनकी सेवा करके ही चैन मिलेगा। तू बता, गांव में सब कैसे हैं? मालिक, लोग अभी भी आपसे नाराज हैं। कल बिरजू काका कह रहे थे कि चाहे आप कितनी भी सेवा कर लें, वो आप पर फिर कभी भरोसा नहीं करेंगे। उनका गुस्सा जायज है बंसी। भरोसा कांच जैसा होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं। पर मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। कुछ महीने बीत गए। राघव की हालत अब एक साधु जैसी हो गई थी। तभी एक दिन शहर से उसका वही दोस्त मदन अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर राघव के घर पहुंचा। अरे राघव, ये क्या हाल बना रखा है तूने? सुना है तूने अपनी दुकान बंद कर दी और यहाँ गायों की सेवा कर रहा है। तू पागल हो गया है क्या? मदन, तू फिर आ गया। तेरी ही बातों ने मुझे नरक के द्वार तक पहुंचा दिया था। अब यहां से चला जा। देख राघव, हार मत मान। तू मेरे साथ शहर चल, वहां कोई तुझे नहीं जानता। हम मिलकर एक नई दुकान खोलेंगे, वही पुराना फॉर्मूला अपनाएंगे। दिखावा ज्यादा, लागत कम। तू यहां इन गंवारों के सामने क्यों झुक रहा है? मदन, तू जिसे हार कह रहा है, वो मेरी जीत है। शहर में शायद मैं पैसा कमा लूं,
पर अपनी आंखों से आंखें कैसे मिलाऊंगा? मैंने अपने बेटे को मरते देखा है उस लालच की वजह से। भाग जा यहां से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। मदन बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। राघव ने आज अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। उसने लालच को लात मार दी थी। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। अचानक गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। शहर से डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि यह एक संक्रामक बुखार है। गांव के आधे से ज्यादा लोग बिस्तर पर पड़ गए। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बीमारों को तुरंत पौष्टिक भोजन और ताकत वाली चीजों की जरूरत थी, लेकिन दुकानों पर सारा सामान मिलावटी मिल रहा था। चौधरी साहब, मुखिया, परेशान थे। उन्होंने पंचायत बुलाई, लेकिन पंचायत में आधे लोग ही आ पाए। भाइयों, हमारे बच्चे और बुजुर्ग कमजोर होते जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि इन्हें शुद्ध दूध और मेवे की मिठाइयां चाहिए ताकि इनकी ताकत लौटे, पर हम किस पर भरोसा करें? शहर की दुकानों से जो आ रहा है वो भी घटिया है। मुखिया जी, एक इंसान है जो शुद्धता की कीमत जानता है। उसने अपनी सजा काट ली है और उसकी आंखों में मैंने सच्चा पश्चाताप देखा है। श्राप राघव की बात कर रहे हैं? नहीं, हम उसे फिर मौका नहीं देंगे। काका, आज राघव मिठाई बेचने के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए अपनी कड़ाही चढ़ाना चाहता है। उसके पास जो भी जमा पूंजी बची थी, उसने उससे शुद्ध मेवे और औषधियां मंगवाई हैं। वह मुफ्त में पूरे गांव के लिए औषधीय लड्डू बनाना चाहता है। चौधरी साहब ने राघव को अनुमति दे दी। राघव ने अपनी पुरानी दुकान खोली। उसने दिन रात एक कर दिया। वह खुद जंगलों से जड़ी बूटियां लाता और उन्हें शुद्ध घी में भूनकर लड्डू तैयार करता। वह घर घर जाकर खुद बीमारों को लड्डू खिलाता। काका, ये लड्डू लीजिए। इसमें गिलोय और अश्वगंधा है। आपके पोते को इससे बहुत ताकत मिलेगी। राघव, इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ना? राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक लड्डू खुद खाया, फिर बिरजू काका को विश्वास हुआ। काका, अब मेरी दुनिया इसी गांव से शुरू होती है और यहीं खत्म। अब मैं जहर नहीं, दवा बांट रहा हूँ। बिरजू काका का दिल पसीज गया। उन्होंने लड्डू खाया और हफ्ता बीतते बीतते उनका पोता दौड़ने खेलने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव ठीक होने लगा। 1 महीने बाद फिर से पंचायत बुलाई गई। भाइयों और बहनों, आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारा पुराना राघव वापस आ गया है। इसने न केवल हमारे शरीर को ठीक किया, बल्कि भरोसे की उस दीवार को फिर से खड़ा कर दिया जो टूट गई थी। नहीं मुखिया जी, मैं वो पुराना राघव नहीं बनना चाहता। पुराना राघव लालची था। मैं तो बस एक सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। मैंने सीखा है कि ईमानदारी की एक रोटी बेईमानी के हलवे से 1000 गुना बेहतर है। सुमित्रा की आंखों में गर्व के आंसू थे। सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है और अपनों से ही दूर कर देता है। लेकिन अगर इंसान सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो वह खोया हुआ सम्मान और प्रेम दोबारा हासिल कर सकता है। ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।